एवं आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 मार्कर क्वेश्चंस की। दोस्तों आज के इस लेक्चर में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिनका हम आंसर राइटिंग करके और फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए यानी वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर लिखने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए 3 प्रकार के स्रोत या साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है अपना प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1 नंबर। दोस्तों देखो प्राकृतिक स्रोत में 2 प्रकार की चीजें आती हैं। ए है ज्वालामुखी मैग्मा, ज्वालामुखी मैग्मा। अब दोस्तों आपको पता है कि ज्वालामुखी मैग्मा तरल अवस्था में होता है और तप्त अवस्था में होता है। तो ज्वालामुखी मैग्मा तरल व तप्त होता है। इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल और तप्त अवस्था में है। ठीक है, होने से पृथ्वी के आंतरिक भाग का तरल व तप्त होना। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो बी है वो है भूकंप। भूकंप दोस्तों देखो ये 5 मार्कर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो 50 वर्ड में देना होता है। तो हमें कम से कम लिखना होगा, कम से कम करेक्टिंग वर्ड लिखने होंगे और ज्यादा से ज्यादा हमें कीवर्ड लिखने होंगे। तो देखो दोस्तों भूकंप विज्ञान है। भूकंप विज्ञान के आधार पर भूकंप की जो तरंगे हैं दोस्तों, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि तरंगों का जो भ्रमण पथ है वो गति है उसके आधार पर। तो यहाँ लिख देते हैं भूकंपीय तरंगों के भ्रमण पथ व गति के आधार पर जैसे दोस्तों हम अपने पास खाली जगह पर लिख सकते हैं कि जैसे पी तरंग है, पी तरंग ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करती है। लेकिन दोस्तों एस तरंग है ये केवल ठोस में गति करती है, केवल ठोस में गति करती है। अब दोस्तों जो एस तरंग है ये 2900 किलोमीटर के बाद में नहीं जाती। तो इसलिए ये साबित होता है कि कोई ना कोई भाग है 2900 किलोमीटर के बाद जो तरल अवस्था में है। तो 2900 किलोमीटर के बाद तरल भाग, तरल भाग। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे अपने जो साधन है दोस्तों वो है अप्राकृतिक, अप्राकृतिक स्रोत। अब दोस्तों अप्राकृतिक स्रोत है उनमें देखो दोस्तों एक तो तापमान आता है, एक दबाव आता है, एक घनत्व आता है। तो इसमें ए है तापमान। अब दोस्तों आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा कि धरातल के अंदर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो अपन छोटा सा लिखते हैं कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं तो घनत्व अलग अलग प्रकार का मिलता है। इसलिए गहराई पे जाने पर तापमान के कम होने की दर है वो बदलती जाती है। लेकिन हम यहाँ ज्यादा लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ही लिखेंगे कि
32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। और दूसरा यहाँ लिखेंगे कि गहराई अधिक होने पर दबाव बढ़ता है, दबाव में वृद्धि दबाव में वृद्धि। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दबाव में वृद्धि होगी तो गलनांक बिंदु में भी वृद्धि होगी। गलनांक जो बिंदु है यानी वह तापमान जिस पे चट्टानें गल जाती हैं, पिघल जाती हैं, गलनांक बिंदु में भी वृद्धि होगी। ठीक है। गलनांक बिंदु में वृद्धि होगी दोस्तों तो तापमान के बढ़ने की दर है वो गहराई के साथ कम हो जाएगी। तापमान बढ़ने की दर गहराई के साथ कम, ठीक है, हो जाएगी। तो इस आधार पर दोस्तों अगर अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र है वो 6371 किलोमीटर गहराई पर है, इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्र का तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग मिल सकता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों ए हो गया। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी में दोस्तों दूसरा है अपना दबाव या दाब, प्रेशर। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों आपको पता है कि गहराई में वृद्धि होती है, गहराई अधिक तो दाब अधिक, दाब में वृद्धि। अब दोस्तों दाब में वृद्धि होती है तो घनत्व में वृद्धि, घनत्व में वृद्धि। और जब घनत्व में और दाब में गहराई में वृद्धि होती है तो दोस्तों ताप में वृद्धि होती है, तापमान अधिक। ठीक है दोस्तों। तापमान अधिक है तो जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो द्रव अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऊपरी दबाव ज्यादा होने के कारण इस द्रव अवस्था में न होकर इसका आचरण प्लास्टिक नुमा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अधिक होने से द्रव अवस्था की बजाय केंद्र प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा है अपना सी, वो है दोस्तों घनत्व। अब घनत्व में क्या है दोस्तों कि हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो दबाव बढ़ने से घनत्व भी बढ़ता है। तो केंद्र की ओर दबाव बढ़ने से घनत्व में वृद्धि, घनत्व में वृद्धि। अब दोस्तों इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जो पृथ्वी का संपूर्ण औसत घनत्व है, तो औसत घनत्व वो तो दोस्तों बताया है 5.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ भूप्रपटी का या धरातल का भूप्रपटी का जो घनत्व बताया है वो 2.6 से 3.3 ग्राम पर सीएम क्यूब। और दोस्तों जो केंद्र का घनत्व बताया है वो 11 ग्राम पर सीएम क्यूब पर सेंटी पर घन सेमी। ठीक है। तो इस आधार पर अप्राकृतिक स्रोत की हमने डिस्कस कर लिया। जो तीसरा स्रोत है दोस्तों वो है आकाशीय, आकाशीय स्रोत। अब दोस्तों आकाशीय स्रोत है
इसमें आते हैं उल्का पिंड या उल्कापात। दोस्तों उल्कापात होते हैं, उल्कापात की जो संरचना है उसमें दोस्तों निकिल और लोहा पाया जाता है। उल्कापात सौर मंडल के ही भाग हैं, उल्कापिंड जो है वो सौर मंडल के ही भाग है, और जिन तत्वों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है उन्हीं तत्वों से उल्कापिंडों का भी निर्माण हुआ है। इसलिए वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि जो उल्कापिंड में निकिल और लोहा पाया जाता है, तो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, वहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी है। तो निकिल व लोहा पाया जाता है, पाया जाता है तथा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इस आधार पर, इस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुमान, का अनुमान। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत और आकाशीय स्रोत। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ दोस्तों घनत्व की बात हो रही है, यानी कि भूकंपीय तरंगों जो संचरण करती हैं उनका जो गति है और पथ है वो घनत्व के कारण डिफरेंट डिफरेंट परतों में डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो इस आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में डिस्कस करना है। दोस्तों घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। तो दोस्तों सीधा लिखना है आपको, इसमें ज्यादा इंट्रोडक्शन की या कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं होती है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो सीधा लिखना है। पहली है भूपर्पटी या क्रस्ट। अब दोस्तों आपको भूपर्पटी और क्रस्ट में जितनी आवश्यक है उतनी डिटेल देनी है, क्योंकि यहाँ पर 3 परतें हैं और अपने पास 8-9 लाइनें होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आंसर राइटिंग वालों में कि भाई आपको विड्थ के साथ साथ डेप्थ का भी ध्यान रखना है कि कितनी विड्थ होनी चाहिए और कितनी डेप्थ होनी चाहिए। तो 5 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं उनमें मीडियम विड्थ होनी चाहिए, मीडियम ही डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इस आंसर को लिखने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों भूपर्पटी या क्रस्ट में हम लिखेंगे कि सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है। पहला हमारा बिंदु ये हो गया। दूसरा दोस्तों इसकी जो औसत गहराई है, औसत गहराई वो है 30 किलोमीटर के लगभग। दोस्तों भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा है, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। तो ऊपरी भूपर्पटी है वो 0 से 25 है और निचली भूपर्पटी है दोस्तों वो 25 से 35 है। लेकिन इस भूपर्पटी पे महाद्वीप और महासागर दोनों स्थित है। तो महासागरों के नीचे इसकी गहराई है दोस्तों 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 से 35 किलोमीटर। लेकिन कहीं कहीं जहां ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं जैसे हिमालय, वहां 60 से 70 किलोमीटर तक गहराई भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि औसत गहराई 30 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम लिखेंगे औसत घनत्व, औसत घनत्व। तो दोस्तों भूपर्पटी का जो औसत घनत्व है वो 3 ग्राम पर घन सेमी है, 3 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों ऊपरी भूपर्पटी है उसका 2.7 से 2.9 है और जो निचली भूपर्पटी है उसका 3.3 है, लेकिन हमें औसत ही लिखना है। आगे वाली लाइन में हम लिखेंगे दोस्तों कि आयतन, आयतन भूपर्पटी का आयतन। तो दोस्तों
जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका 0.5% आयतन, जो संपूर्ण पृथ्वी का आयतन है उसका मात्र 0.5% भूप्रपटी या क्रस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों घनत्व, तो दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है, सॉरी घनत्व नहीं, ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान, घनत्व की हमने बात कर ली। तो दोस्तों जो संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका मात्र 0.2% भूप्रपति के अंतर्गत आता है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी अवस्था। तो दोस्तों भूप्रपति की अवस्था है वो भंगुर अवस्था है, भंगुर अवस्था है, क्योंकि ये खनिजों से बनी है और इसमें टूटने वाले खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं भूप्रपति में कि महासागरों के नीचे, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है और यहाँ बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरी बात दोस्तों, महाद्वीपों के नीचे, महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक गहरी है और यहाँ ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम दूसरी जो हमारी परत है उसके बारे में। दूसरी परत है दोस्तों अनुपटल या मेंटल, मेंटल। ठीक है दोस्तों। अब अनुपटल जो मेंटल है दोस्तों ये मध्य परत है, मध्य परत है। और दोस्तों इसकी जो गहराई है, गहराई वो है दोस्तों 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों। अब ये भी दोस्तों मेंटल भी दो भागों में, इसमें भी दो उप परत हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल है दोस्तों 30 से 700 किलोमीटर तक और निचला मेंटल है 700 से 2900 किलोमीटर तक। लेकिन दोस्तों यहाँ 400 किलोमीटर तक मैग्मा पाया जाता है जिसको दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। तो दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल 400 किलोमीटर तक, और यहां हम लिख सकते हैं इसमें मैग्मा भंडार है, मैग्मा भंडार है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके घनत्व की, घनत्व की। तो दोस्तों जो मेंटल का घनत्व है वो है, ऊपरी का तो है 4.3 ग्राम प्रति घन सेमी, और निचला जो मेंटल है दोस्तों उसका है 10 ग्राम प्रति घन सेमी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो औसत निकलता है वो 6 से 7 ग्राम प्रति घन सेमी निकलता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसका आयतन। दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 83.5% मेंटल के अंतर्गत आता है और संपूर्ण पृथ्वी का जो आयतन है उसमें सर्वाधिक मेंटल का ही योगदान है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान की, द्रव्यमान। तो दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का 67.8%, 67.8% जो भाग है वो मेंटल का होता है। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि इसमें एस तरंगे, एस तरंगे 2900 किलोमीटर के बाद विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके आधार पर ये माना जा सकता है कि जो मेंटल का निचला भाग है वो 2900 किलोमीटर तक वो ठोस अवस्था में है, क्योंकि एस तरंगे केवल ठोस भाग में ही गति कर पाती है, वो तरल भाग में विलुप्त हो जाती है। तो 2900 किलोमीटर के बाद जो कोर है, अभ्यंतर है, उसका जो बाहरी आवरण है वो तरल अवस्था में है दोस्तों। ठीक है।
अब हम बात करते हैं आगे, तीसरा अभ्यंतर या क्रोड, इसको अंग्रेजी में कोर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों अभ्यंतर में हम बात करते हैं कि ये सबसे आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक परत है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी गहराई। दोस्तों अभ्यंतर की जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से जो केंद्र है 6371 किलोमीटर। देखो दोस्तों, अपनी जो पृथ्वी है इसका जो ध्रुवीय त्रिज्या है वो तो 6371 किलोमीटर है। जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर है। तो हमने यहाँ 6371 किलोमीटर लिखी है। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इसका जो घनत्व है, घनत्व 11 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि इसकी अवस्था। तो दोस्तों जो अभ्यंतर है इसका जो बाहरी कोर है, बाहरी कोर, ये तो है दोस्तों तरल अवस्था में, तरल अवस्था में। और दोस्तों जो आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर या क्रोड, वो है दोस्तों ठोस अवस्था में। ठीक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसका जो द्रव्यमान है वो है 16%। संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का, सॉरी दोस्तों, तो ये सबसे पहले आयतन, आयतन दोस्तों 16%, और द्रव्यमान है दोस्तों वो है 32%। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 16% कोर के अंतर्गत आता है और संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% कोर के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है कि घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कीजिए। तो इस आधार पर पृथ्वी को 3 तो में बांटा गया था जो हमने लिख दी। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ एनालिटिकल ज्यादा नहीं लिखना है, जितना फैक्चुअल लिख सकते हो, जितने ज्यादा फैक्ट दे सकते हो। अब आपने देखो हमने इस आंसर में सबसे ऊपरी परत, औसत गहराई बता दी, घनत्व बता दिया, आयतन, द्रव्यमान, अवस्था बता दी, ये महासागरों के नीचे कितनी है, कौन सी चट्टान है। तो जितने फैक्ट दे सकते हो उतने फैक्ट दो, यहाँ एनालिटिकल लिखने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों जो प्रमुख कारण है भूकंप की उत्पत्ति के वो कई हैं। ठीक है। और हम इनका एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो हम पहला कारण लिखते हैं दोस्तों, वो पहला कारण है दोस्तों भ्रंशन, यानी फोल्टिंग। देखो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर चट्टानें हैं, चट्टानों में तनाव और संपीड़न पैदा होता रहता है, जिससे चट्टानों में चटकन और दरार से भ्रंश उत्पन्न होते हैं। और जब ये भ्रंश उत्पन्न होते हैं, भ्रंशन की क्रिया होती है, तो उसके फलस्वरूप पृथ्वी में कंपन होता है और इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चट्टानों में तनाव व संपीड़न के फलस्वरूप, ठीक है दोस्तों, चटकन व दरार से कंपन। ठीक है। दूसरा जो हमारा कारण है दोस्तों वो है ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया।
अब दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया है, वोल्केनिज्म है। अब वोल्केनो जब आता है, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, तो उसमें दोस्तों विभिन्न प्रकार की गैस है वो निकलती है। और गैस जो होती है उसमें तीव्रता ज्यादा होती है, तीव्र गति से बाहर निकलती है, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में धक्का लगता है। और इस धक्के से जो प्रेशर पड़ता है दोस्तों, जो दबाव पड़ता है, उससे कंपन होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि उद्गार के समय, उद्गार के समय गैसों द्वारा तीव्रता से, तीव्रता से, तीव्रता से धक्का लगाने से कंपन या भूकंप उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो कारण है दोस्तों, वो है भूपटल का संकुचन। भूपटल का संकुचन। अब दोस्तों भूपटल का संकुचन, ठीक है। अब आपको पता है कि पृथ्वी है वो पहले गर्म अवस्था में थी, गैसीय अवस्था में थी, फिर धीरे धीरे तरल अवस्था में आई, फिर पृथ्वी का जो भारी भूप्रपटी है वो ठोस अवस्था में आ गई। अब ये ठोस अवस्था, गैस से ठोस अवस्था में आने के दौरान पृथ्वी की जो गर्म अवस्था थी उसमें तीव्र विकिरण निकले, और जिसके कारण पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही है। और ये प्रक्रिया दोस्तों आज भी चलती जा रही है। और तीव्र विकिरण के कारण जो आंतरिक भाग है वो ठंडा हो रहा है, जिससे पृथ्वी में सिकुड़न आ रही है, संकुचन आ रहा है। और जैसे ही ये संकुचन तीव्र गति से होता है, विकिरण तीव्र निकलती है, तो पृथ्वी में कंपन होता है, और इस कंपन से ही भूकंप उत्पन्न होता है। तो यह हम लिखेंगे कि तीव्र विकिरण से आंतरिक भाग ठंडा एवं संकुचित होने से भूकंप उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों। चौथा जो कारण है दोस्तों, वो है समस्थिति समायोजन। समस्थिति समायोजन। ठीक है। अब दोस्तों समस्थिति समायोजन क्या होता है? देखो आपको पता है कि, मैं थोड़ा डायग्रामेटिकल समझाता हूँ आपको, कि पृथ्वी पे कहीं कहीं पर्वत है, कहीं कहीं मैदान है, तो कहीं कहीं महासागर है। अब महासागरों में दोस्तों आपको पता है कि महासागरीय तली में कहीं कहीं गर्त भी होते हैं। अब इन पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं दोस्तों, ये नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी बजरी अवसाद लाती है, और ये महासागरों में छोड़ती रहती हैं, हजारों साल से छोड़ती आ रही है। अब ये जो अवसाद है दोस्तों, तो महासागरीय तली में और गर्तों में जमा होता रहता है। अभी यहाँ देखो दोस्तों, अगर इधर अवसाद का भार बढ़ेगा, इधर अवसाद का भार बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, इस साइड में उत्थान होगा। तो इसलिए आपने पढ़ा होगा कि हिमालय का उत्थान आज भी जारी है। ठीक है। इसी को बोलते हैं दोस्तों समस्थिति समायोजन। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, महासागरीय तल, महासागरीय तल में संतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहता है। ठीक है दोस्तों। अपरदनकारी शक्तियों, अपरदनकारी
शक्तियों द्वारा निक्षेपित अवसाद से समुद्रों में दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। ठीक है। और इस दबाव के बढ़ने से असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतु सॉरी, एक मिनट रुकना। असंतुलन उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। और इस असंतुलन को दूर करने के लिए ही भूकंप आते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों समस्थिति समायोजन। असंतुलन से, असंतुलन से कंपन होता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो आप, एग्जाम्पल हिमालय क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पांचवा जो कारण है वो है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। तो दोस्तों ये एफ एच रीड महोदय ने दिया था, प्रोफेसर एफ एच रीड थे, उन्होंने दिया था ये सिद्धांत। उन्होंने ये कहा कि जैसे सेल है, चट्टाने हैं, वो रबड़ की भांति जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो रबड़ की भांति एक सीमा तक वो खिंचती है। ठीक है दोस्तों। और फिर वो टूट जाती है, टूट कर वो वापस अपने स्थान पर आ जाती है, जिससे कि कंपन होता है। जैसे आपने देखा हो दोस्तों, जैसे कोई रबड़ है, वो रबड़ को आप इधर भी दबाव लगा के खींचो, इधर भी खींचो, तो ये एक सीमा तक खींचेगा, फिर बीच में टूट जाएगा। टूटने के बाद ये वाला भाग इधर चला जाएगा और ये वाला भाग इधर चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही चट्टान करती है दोस्तों। चट्टानों पे जब तनाव और संपीड़न होता है, दबाव पड़ता है, तो वो एक सीमा तक खिंचती है, उसके बाद टूट जाती है। टूटने के बाद वो वापस अपने स्थान पे आ जाती है। इसी को प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। प्रत्यास्थ का मतलब होता है दोस्तों इलास्टिसिटी। ठीक है। तो यह हम लिखेंगे कि चट्टाने रबड़ की भांति, रबड़ की भांति एक सीमा तक, एक सीमा तक खिंचती है, खिंचती है, फिर टूट जाती है, टूट जाती है। ठीक है दोस्तों। टूटे भूखंड, टूटे भूखंड वापस यानी पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं, आ जाते हैं। इससे भूकंपन होते हैं। ठीक है। तो छठा जो कारण है दोस्तों वो है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब दोस्तों आपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा होगा कि इसमें तीन प्रकार की प्लेट होती है, अपसारी, अभिसारी और संरक्षी। वे प्लेट जो एक दूसरे से दूर जाती हैं वो अपसारी है, जो एक दूसरे के पास आकर टकराती हैं वो अभिसारी है, और जो एक दूसरे के समानांतर बराबर से निकल जाती है वो संरक्षी है। तो इस प्लेट का जो संचलन और जो टकराव होता है दोस्तों, उससे कंपन होता है, इस कंपन से भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्लेटों के
अपसारी, अभिसारी और संरक्षी संचलन से कंपन की उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट है अन्य अन्य कारक या कारण। अन्य में क्या क्या है दोस्तों, जैसे धरातल के अंदर आंतरिक भाग में गैसों का फैलाव, गैसों का फैलाव। ठीक है। दूसरा है दोस्तों, कभी कभी लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, भूस्खलन। ठीक है, आपने हिमालय क्षेत्र में सुना होगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भूस्खलन बहुत ज्यादा होते हैं। जब कोई लार्ज स्केल पे लैंडस्लाइडिंग होती है, भूस्खलन होता है, तो कंपन होता है, और कंपनी क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। दूसरा है दोस्तों, जो समुद्र तटीय भाग है वहां पर भृगु होते हैं, कगार, वो, और वो जो कंदराएं होती है वो अगर टूट जाती है, उससे भी क्या होता है, भूकंप पैदा होते हैं। अब इसी में अन्य में दोस्तों मानवीय कारणों को भी शामिल कर लेते हैं, जैसे आणविक विस्फोट, जो परमाणु बम होते हैं उनका विस्फोट, आणविक विस्फोट। ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों आरआईएस सुना होगा, रिजर्वायर इंडक्ट सिस्मोसिटी, बांध जनित भूकंप। जहां बड़े बड़े बांध बने हैं, वहां बांधों के नीचे की जो चट्टानें हैं उनके ऊपर पानी का भार पड़ता है, जल भार पड़ता है, और इस जल भार से वो चट्टानें हैं दरक जाती है, उनमें चटकन और दरार पैदा हो जाती है, टूट जाती है, जिससे उधर कंपन पैदा होता है, कंपन से भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बांध जनित। ठीक है। एक दोस्तों जो खनन क्षेत्र है, वो खनन क्षेत्रों में जो विस्फोट करते हैं उनसे उत्पन्न वाले भूकंप, खनन विस्फोट। ठीक है। एक दोस्तों जो पेट्रोलियम वगैरह की खोज करते हैं, गहरे गहरे ड्रिलिंग करते हैं, उस ड्रिलिंग के कारण होने वाले कंपन, तो यहाँ लिखेंगे गहरे छिद्रण। ठीक है दोस्तों। तो हमने ये वाला आंसर भी है, ये कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों, कि ज्वालामुखी का विश्व वितरण समझाइए। दोस्तों ज्वालामुखी का विश्व वितरण है, वो समझने के लिए हम इस आपने पढ़ा होगा, ऐसा ही पिछला आया था, परिप्रशांत मेखला। तो ज्वालामुखी और जो भूकंप है, ये दोनों का विश्व वितरण दोस्तों सेम सा ही है। ठीक है। तो ज्वालामुखी विश्व वितरण को समझने के लिए हम यहाँ आंसर लिखते हैं, ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो पेटियों या मेखलाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परी प्रशांत महासागरीय मेखला या पेटी, मेखला या पेटी। अब यहाँ दोस्तों आप इसको थोड़ा समझ लो, कि जैसे ये यूरोप है, ये एशिया है, ये इंडोनेशिया वगैरह है, ये जापान वगैरह अपना, और अपना रशिया। ठीक है, इधर जापान वगैरह है, ये फिलीपींस वगैरह है। ठीक है दोस्तों। इधर दोस्तों अमेरिका का अलास्का है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। और ये साउथ अमेरिका है, इधर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा दोस्तों ये प्रशांत महासागर है। अब यहाँ देखो दक्षिणी अमेरिका से इधर एंडीज होते हुए, और ये ऐसे चारों तरफ ये एक पेटी पाई जाती है, एक मेखला पाई जाती है, इसी को परिप्रशांत मेखला या पेटी कहते हैं। दुनिया के सर्वाधिक भूकंप और दुनिया के सर्वाधिक ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ हम लिखने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं विश्व का विश्व के 2/3 ज्वालामुखी इसी पेटी में स्थित है स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रशांत महासागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर। ठीक है, आगे लिखते हैं हम अंटार्कटिका के अंटार्कटिका के एरबस पर्वत से एरबस पर्वत से प्रारंभ होकर प्रारंभ होकर एंडीज रॉकीज होते हुए अलास्का तक विस्तृत। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जापान का फ्यूजियामा फ्यूजियामा ठीक है, अमेरिका का शास्ता और रेनियर शास्ता और रेनियर। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया का टी और क्राकाटोआ क्राकाटोआ ये इसके अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का माउंट कोटोपैक्सी और ओजस डेल सालाडो इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अपनी जो दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी या मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला। ठीक है, अब इसमें दोस्तों मध्य महाद्वीपीय मेखला, अब इसमें आती है दोस्तों सबसे पहले अपना जो आल्प्स क्षेत्र है, आल्प्स क्षेत्र है, जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो ज्वालामुखी है वो इसी मेखला के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों, जैसे बैरन। अब बैरन है दोस्तों भारत में, जो हिमालय क्षेत्र में यानी अंडमान निकोबार में स्थित है। दूसरा है माउंट पोपो, ये म्यांमार में है दोस्तों, म्यांमार। ठीक है, तीसरा है दोस्तों एलब्रुज, माउंट एलब्रुज, ये दोस्तों ईरान में है। ठीक है, अब दोस्तों एटना, माउंट एटना और विसुवियस विसुवियस और स्ट्राम्बोली स्ट्राम्बोली ये दोस्तों इटली में है, इटली। ठीक है, तो ये मध्य महाद्वीपीय मेखला। तीसरी है दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। अब दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक है, ये अटलांटिक महासागर में एस आकृति में फैला हुआ है और ये आइसलैंड से अंटार्कटिका तक है। तो यहाँ पहले तो लिखना पड़ेगा कि अटलांटिक महासागर में
स्थित, ठीक है। और ये उत्तर में आइसलैंड से और दक्षिण में अंटार्कटिका तक स्थित है, स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं तो माउंट हैकला, एक आता है दोस्तों माउंट कटला, एक आता है असेंशियन, माउंट एसेंशियन, एक आता है दोस्तों सेंट हेलेना। अब ये सेंट हेलेना दोस्तों अमेरिका में है, सेंट हेलेना, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो था पूर्वी अफ्रीका मेखला। अभी दोस्तों पूर्वी अफ्रीका मेखला है, ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा से लेकर लाल सागर होते हुए पूर्वी अफ्रीकी जो दरार घाटी है, ग्रेट रिफ्ट वैली, वहां तक है और वहां से मेडागास्कर तक फैली है। तो यह लिख देते हैं इजराइल से लाल सागर होते हुए, लाल सागर पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी और मेडागास्कर, ठीक है दोस्तों, मेडागास्कर होते हुए फैली हुई है, ठीक है। आगे हम इसमें लिखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो एक तो माउंट एलगन, ठीक है, एक माउंट तिबेस्ती, और एक माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो जो अफ्रीका का सर्वोच्च बिंदु है, किलीमंजारो इसी मेखला में आते हैं, इसी मेखला में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पांचवा है कि अन्य, अन्य में जो एकाकी रूप से फैले हुए हैं, कहीं कहीं बिखरे हुए रूप से फैले हुए हैं, एकाकी या अन्य। अब इसमें दोस्तों जैसे प्रशांत महासागर में हवाई, जो अमेरिका के पश्चिमी तट की तरफ है, तो लिख देते हैं हवाई, और यह लिख देते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब दोस्तों हिंद महासागर में तो है मॉरिशस, मॉरिशस, एक दोस्तों कमोरो, कमोरो, एक दोस्तों रियूनियन, रीयूनियन, ये कहाँ है दोस्तों, हिंद महासागर में। अब ये कौन से हैं, ये वो हैं जो इन चारों पेटी में नहीं आते, ये बिखरे हुए एकाकी रूप से पाए जाते हैं। इस हिसाब से हमारा ये वाला जो आंसर है ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयु के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण समझाइए। अब दोस्तों आयु के अनुसार पर्वतों की जो निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो 4 पर्वतीकरणों में हुई है, ठीक है। और वो 4 पर्वतीकरण है, वो उनकी आयु के अनुसार दुनिया के जितने भी, विश्व के जितने भी पर्वत हैं, उनको उनमें शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे कि पृथ्वी पर स्थित पर्वत, स्थित पर्वत 4 प्रकार की पर्वत निर्माणकारी हलचलों के फलस्वरूप, के फलस्वरूप निर्मित हुए हैं, निर्मित हुए हैं, जो निम्न है, जो निम्न है। अभी यहाँ दोस्तों पहले हम देखते हैं, पहली है चर्नियन, चर्नियन, चर्नियन है दोस्तों, इसको आर्कियन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्कियन। अब दोस्तों जो चर्नियन या आर्कियन है,
ये पर्वत निर्माणकारी घटना पृथ्वी के इतिहास की या पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की पहली घटना है जो आज से 40 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुकी है। 40 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों। अब इस घटना ये जो घटना है दोस्तों, ये हुई है कैम्ब्रियन काल से पहले, यानी प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक काल में। ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में। काल, ठीक है। दो दो यहाँ आपके फैक्ट हो गए। पहला कि ये आज से 40 करोड़ वर्ष पहले ही ये घटना हो चुकी है। अब ये कितने वर्ष तक चलती रही दोस्तों? जैसे अरावली है, अरावली का जो प्रारंभिक निर्माण हुआ है, प्रारंभिक जो भूगर्भ की अरावली है, तेली क्रम की जो चट्टानें हैं, वो 65 करोड़ वर्ष पहले की है। लेकिन जो वर्तमान अरावली हमें दिखाई देती है दोस्तों, ये 40 करोड़ से पहले की है। ठीक है। तो अब ये कई करोड़ साल चलती रही थी। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्वत है। तो इसके अंतर्गत है दोस्तों, एक तो फेनो स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है दोस्तों, जो यूरोप है, यूरोप का जो उत्तरी भाग है, जहाँ स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड वगैरह आदि जो देश है, वहां जो पाए जाने वाले पर्वतों के अवशेष हैं, जो अवशिष्ट पर्वत हैं, वो फेनो स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है वो कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है दोस्तों अरावली। अरावली, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों। तो अरावली कहाँ है? भारत। भारत। ठीक है। अब जो दोस्तों दूसरी घटना थी, दूसरी जो घटना है वो है कैलेडोनियन, कैलेडोनियन। दूसरी जो पर्वत निर्माणकारी हलचल या घटना है वो है कैलेडोनियन। ये जो घटना है दोस्तों आज से 32 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, वर्ष पूर्व घटित हुई। ठीक है। अब इसमें दोस्तों कौन कौन से पर्वत बने वो देखो। एक तो यूरोप में दोस्तों स्कॉटलैंड है, स्कॉटिश अपलैंड कहते हैं, स्कॉटलैंड में स्थित है ये, इसको स्कॉटिश अपलैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है इधर इस जो स्कॉटलैंड है दोस्तों, ये जो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है उसके ऊपर है, उस पे 3 देश है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इसके बराबर में ही, पास में ही आयरलैंड द्वीप है, जिसपे एक तो नदर्न आयरलैंड है, एक है आयरलैंड रिपब्लिक। तो आयरलैंड के पर्वत, आयरलैंड के पर्वत। ठीक है। दूसरा है दोस्तों इसमें आगे कि अमेरिका में ग्लेशियन, अपलेशियन। ठीक है दोस्तों। अमेरिका में ग्लेशियन। भारत में कौन कौन से बने दोस्तों? भारत में दोस्तों एक तो उत्तर अरावली, वो था चर्नियन में, वो पूर्व अरावली था, वो था पूर्व अरावली, यानी अरावली के प्रारंभिक। और ये है अरावली के उत्तर बाद वाले। एक तो है उत्तर अरावली, जो आज हमें दिखाई देते हैं, वो वाली अरावली की बात कर रहे हैं। और ये पूर्व अरावली वो है जिसका अपरदन हो चुका है। ठीक है। उत्तर अरावली। दूसरा है दोस्तों विंध्याचल, विंध्याचल। तीसरा है दोस्तों सतपुड़ा। एक है दोस्तों अपना पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है। तो ये जो पर्वत है दोस्तों, एक कैलेडोनियन नाम की पर्वत निर्माणकारी घटना के फलस्वरूप बने हैं। तीसरी अपनी जो है हलचल वो है हर्षिनियन, हर्षिनियन। अब ये हर्षिनियन है दोस्तों, हॉर्स पर्वत है। ठीक है। यूरोप में उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, हर्षिनियन। ये घटना आज से 22 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, 22 करोड़ वर्ष पूर्व घटित हुई। ठीक है। पहला फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है।
अब इसके अन्य नाम भी है दोस्तों। अन्य नाम क्या क्या है? इसका अन्य नाम एक तो अल्टाइड, अल्टाइड, ठीक है। दूसरा है वोरिस्कन, वॉरिस्कन। तीसरा नाम है दोस्तों आर्मोरिकन, आर्मोरिकन, ठीक है। तो ये तीन अन्य नाम है इसके हर्षिनियन के, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से पर्वत बने। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एशिया में। तो एशिया में दोस्तों कई जो पर्वत है हिमालय से ऊपर वाले वो बने इसमें। एक तो था थ्यान सांग, ये चाइना में है। एक दोस्तों अल्टाई, ये रूस में है। और इसी अल्टाई पर्वत के नाम पर इसका अल्टाइड भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों खिंगन और एक है नानसान, नानसान। ये पर्वत है दोस्तों एशिया में है, जो इस पर्वत निर्माणकारी घटना में बने हैं। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो पूर्वी कार्डिलेरा है, ईस्टर्न कार्डिलेरा, जिसमें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वगैरह स्थित है, वो इसी पर्वत निर्माणकारी घटना के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। तो वो यहाँ लिखते हैं पूर्वी कार्डिलेरा, ठीक है दोस्तों। अब यूरोप में, अब दोस्तों यूरोप में, यूरोप में बने हैं दोस्तों पेनाइन, पेनाइन पर्वत। ये सारे कब बने दोस्तों? हर्षिनियन नाम की घटना के दौरान। चौथा है दोस्तों अल्पाइन, अल्पाइन। अब जो अल्पाइन पर्वतीकरण हुआ दोस्तों, ये सबसे बाद में हुआ है। सबसे नवीनतम पर्वतीकरण यही है। ये हुआ आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो पहला फैक्ट तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो अल्पाइन पर्वतीकरण है, ये 3 करोड़ वर्ष पूर्व घटित हुई। इसमें दोस्तों जो नवीन वलित पर्वत है वो निर्मित हुए, नवीन वलित पर्वत ये निर्मित हुए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन से बने दोस्तों, कौन कौन से पर्वत बने? वो है जैसे एशिया में हिमालय, ठीक है दोस्तों। कुनलुन, कुनलुन, ये चाइना में दोस्तों कुनलुन पर्वत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एलब्रुस, एलब्रुच, ठीक है। आगे देखो उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, यूरोप में दोस्तों आल्प्स, और यूरोप में है दोस्तों बाल्कन, बाल्कन पर्वत, ठीक है। और दोस्तों पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज, ये सब बने हैं अल्पाइन पर्वतीकरण के दौरान। अब इसमें सबसे नवीन है दोस्तों वो हिमालय है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि आयु के अनुसार पर्वतों का वर्गीकरण समझाइए। अब इसमें दोस्तों लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास जो है स्पेस लिमिट है, हमारे पास वर्ड लिमिट है, इसलिए जितना कम शब्दों में लिखना चाहिए था उतना मैंने लिखने की कोशिश की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा और उम्मीद है इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव होगी और आपको लिखने के थोड़े से आइडिया मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।